बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 1.3 के उदाहरणों का इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो देखिए हमारा पहला उदाहरण क्या कहता है बच्चों। उदाहरण संख्या 15 देखेंगे क्या कहता है। दो फलन है f तथा g। f का प्रांत और सह प्रांत ये है, g का प्रांत और सह प्रांत दिया गया है। दो फलन इस प्रकार परिभाषित किए गए हैं, नीचे बताया गया है कि 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4 और 4 का प्रतिबिंब 5 और 5 का भी प्रतिबिंब 5 बताया गया है f के अंतर्गत। g के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब और 4 का प्रतिबिंब समान है, कितना है आपके सामने 7 है। 5 और 9 का समान प्रतिबिंब है, कितना है 11। मैपिंग किस प्रकार की आएगी बच्चे, ध्यान देंगे। आपका एक f का प्रांत कितना है, f का प्रांत और ये दूसरा और ये तीसरा, 3 समुच्चय लेते हैं। अपने को ज्ञात क्या करना है, GOF। GOF में प्रथम फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट f हो गया, सेकंड क्या हो गया, g हो गया। तो पहले कौन आना चाहिए, f आना चाहिए और उसके बाद कौन आना चाहिए बच्चों, g आना चाहिए। ये जो निकालना है उसको देखकर हम बता सकते हैं बच्चों। अब क्या करें, अब f का प्रांत यहाँ पर होगा, f का प्रांत सह प्रांत सामने होगा। तो प्रांत में 2 3 4 5 लिख देंगे, 2 3 4 5। f के सह प्रांत को देखिए, 3 4 5 9 अवयव है, 3 4 5 और 9 हमने यहाँ पर लिख दिए। आगे देखिएगा g का प्रांत 3 4 5 9 जो कि f का क्या था, सह प्रांत, वही इसका क्या बन गया, प्रांत। इसीलिए तो संयुक्त फलन परिभाषित हो पाया है बच्चों। तो नेसेसरी कंडीशन आपकी पूरी हो गई है। अब g का सह प्रांत देखिए 7 11 15, तो बच्चे लिखेंगे 7 11 15। इस तरह से कुछ है। देखो बच्चों, ये जो यहाँ से मैपिंग जाएगी वो जाएगी GOF की, किसकी, GOF की ये मैपिंग रहेगी कि यहाँ इस समुच्चय से इस समुच्चय तक जाएगी। अच्छा, इसके अंदर 2 का प्रतिबिंब f के अंतर्गत किसको बनाया गया है, 3 को, जैसा कि दिया गया है यहाँ पर। 3 का प्रतिबिंब क्या बताया है, 4, तो 3 का 4 बना देते हैं। 4 और 5 दोनों किस पर जा रहे हैं, 5 पे, तो 4 की मैपिंग भी 5 पे, 5 की मैपिंग भी 5 पे। तो इस तरह से ये आपके सामने है। फिर हम g के अंतर्गत देखते हैं। g के अंतर्गत 3 और 4 दोनों की मैपिंग 7 पर जा रही है, दोनों के प्रतिबिंब 7 हैं। 3 का भी प्रतिबिंब 7 और 4 का भी प्रतिबिंब 7, ये इस तरह से मेंटेन कर देते हैं। आगे कहते हैं g के अंतर्गत 5 और 9 दोनों के प्रतिबिंब 11 हैं, तो 5 भी 11 पे जाएगा और 9 भी। तो इस तरह से ये मैपिंग कुछ आपके सामने होगी। अब इसको लिख देते हैं, कैसे इसको सैद्धांतिक रूप से हल करेंगे देखिएगा बच्चों। हमने क्वेश्चन को लिख दिया, ये क्वेश्चन पूरा हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको ऊपर कर देते हैं और क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, बस इस मैपिंग को देखते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन आपका हल क्या होगा। सबसे पहले f को क्रमित युग्मों के रूप में लिखते हैं। f को क्रमित युग्मों के रूप में लिखेंगे। 2 का 3 के साथ है संबंध, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 5 और 5 का प्रतिबिंब भी 5। बच्चे फलन f को देख रहे हैं और कह सकते हैं कि फलन जो है बहुएकी है। कैसे पता चलता है कि क्या इसको देखकर भी बता सकते हैं, फलन f को क्रमित युग्मों के रूप में लिखकर भी हम बता सकते हैं कि फलन एक एक ही है या बहुएकी। देखो बच्चों, दूसरा अवयव अगर रिपीट हो जाए, देखिए यहाँ पर क्रमित युग्म का दूसरा अवयव 5 है और रिपीट हो गया दोबारा से 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयव समान प्रतिबिंब पे, यानी कि 2 भिन्न भिन्न अवयव 4 तथा 5 समान प्रतिबिंब 5 रखते हैं, इसका मतलब फलन बहुएकी हो जाता है। तो कैसे पता लगाएंगे, द्वितीय अवयव क्रमित युग्म का अगर रिपीट हो जाए तो फलन एक एक ही नहीं होता, क्या हो जाता है आपका, बहुएकी हो जाता है। ये यहाँ से पता चल जाता है। दूसरी चीज़, आच्छादक का कैसे पता चलता है। परिसर देख लीजिए, परिसर में कौन कौन द्वितीय अवयव आते हैं, तो 3 4 5 और 5 रिपीट हो गया तो 3 4 5 ही आया परिसर। और सह प्रांत में क्या क्या है, f के सह प्रांत में 3 4 5 और 9, एक 9 बच गया है, यानी कि परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, अंतरछेपी है। ये सूचना हमें ये दे देता है। फिर बात करते हैं जी की, तो जी की भी क्रमित युग्मों के रूप में अगर हम लिखें तो देखिए जी में मैपिंग कैसे है, 3 का प्रतिबिंब 7 और 4 का प्रतिबिंब 7, 3,7, 3 का प्रतिबिंब 7 है, 4 का प्रतिबिंब भी जी के अंतर्गत 7 दिया हुआ है,
5 और 9 दोनों के 11 हैं, तो हम कहेंगे 5,11 और 9,11। तो ये जी आपको इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये मिल गया है आपको। अब एफ और जी को कहाँ से कहाँ परिभाषित किया गया है, यहीं से दिख जाएगा। 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 9 में। और जी को 3, 4, 5, 9 प्रांत हो गया, जी का सह प्रांत हो गया 7, 11, 15। बताइए क्या जी फलन एक एक ही आच्छादक है? नहीं बच्चों, बहुएकी है। कैसे पता चला? दूसरा अवयव 7 2 बार आ गया, 11 भी 2 बार आ गया। कोई भी अवयव द्वितीय अवयव कर्मित युग्म का रिपीट हो जाए तो क्या हो जाता है? फलन बहुएकी हो जाता है। दूसरी चीज़ आच्छादक के बारे में, तो 7 और 11 दो ही परिसर में आ रहे हैं, जबकि परिसर में कितने हैं? 7, 11, 15 बराबर नहीं है सहप्रांत के, जी के सहप्रांत के। तो ये फलन क्या है? आच्छादक नहीं है, अंतरछेपी है। ये सूचना पहले भी बता चुके हैं और दोबारा आपको बता दी है, ध्यान रखिएगा इसका। तो आप बता देंगे कि फलन कौन सा एकेकी है, कौन सा आच्छादक है। अब बात क्या है, अपने को फाइंड क्या करना है? GOF। देखिए जो भी फलन ज्ञात करना है GOF, आपको संयुक्त फलन ज्ञात करना है तो उसका प्रांत पता होना चाहिए। मैपिंग देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है, ये जा रही है। तो 2, 3, 4, 5 तो GOF का प्रांत हो गया। प्रांत कौन हुआ? 2, 3, 4, 5। क्या यह प्रांत f के प्रांत के बराबर है? बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त फलन का प्रांत प्रथम फलन के प्रांत के बराबर ही आता है, और संयुक्त फलन का सह प्रांत द्वितीय फलन के सह प्रांत। द्वितीय फलन कौन है? फर्स्ट ये है आपका, सेकंड ये है, द्वितीय सेकंड हो गया। जी का सह प्रांत कितना है? यहाँ से सीधा यहाँ परिभाषित हो जाएगा। तो आपका कितना है? 7, 11 और 15। बच्चे समझ गए होंगे इस बात को। अब आगे करते हैं GOF को निकालने की प्रक्रिया। तो GOF को निकालने की प्रक्रिया देखिए, GOF कैसे निकालेंगे? कर्मित युग्मों के रूप में ये रखा। देखिए कोई भी फलन GOF जो है अपने प्रांत को डील करेगा, और GOF का प्रांत क्या है? 2, 3, 4, 5। इसलिए ज्ञात करना जरूरी होता है। संयुक्त फलन का प्रांत हमें पता चल जाता है तो हम उसके प्रांत को उसमें रखते हैं और उसके परिसर को निकालते जाते हैं। ऐसे हमें कर्मित युग्म मिलते जाएंगे। देखिए मैं 2 को GOF को दूंगा, GOF को 2 को दूंगा तो क्या निकल कर आएगा? देखिएगा आपको GOF को 2 दूंगा तो ये 2 दिया, और 2 का प्रतिबिंब कौन आया? 3 आया, और 3 का प्रतिबिंब कौन बन रहा है? 7। तो हमें तो फाइनली यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2 का प्रतिबिंब क्या बनेगा? 7 बनेगा GOF के अंतर्गत। ठीक है, एक अवयव 2 आप GOF को दे चुके हो, 2 का प्रतिबिंब 7 आया, आपने देखा सह प्रांत में से ही आएगा। आगे देखते हैं अगला, 3 का प्रतिबिंब क्या बनेगा? आपने GOF को 3 दिया कर्मित युग्म में, इसके प्रतिबिंब की खोज करेंगे तो देखिए 3 दिया तो सबसे पहले 3 किसके पास जाएगा? F के पास। तो F को 3 दोगे तो क्या निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा, क्योंकि मैपिंग 4 पे जा रही है। 4 दोगे तो फिर क्या आ जाएगा? 7। तो यहाँ से पता लगा 3 का प्रतिबिंब भी फाइनली कितने पे पहुँच गया? 7 पे पहुँच गया। आगे देखिए, आगे हम इसको देंगे 4, तो 4 का प्रतिबिंब कौन बनेगा? देखिए GOF को 4 दिया तो सबसे पहले 4 F के पास जाएगा। F को 4 दोगे तो क्या निकल कर आएगा? 5 निकल कर आएगा। और 5 किसको दोगे? सेकंड फलन को, G को। 4 का 5 और 5 का 11। तो फाइनली 4 का प्रतिबिंब कौन हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, 2 दे चुके, 3 दे चुके, 4 दे चुके, प्रांत में एक अवयव बचा 5। इसका भी कोई न कोई प्रतिबिंब होना चाहिए, तो मैं इसको देता हूँ 5। देखिए 5 पर गया, और 5 से फिर किस पर गया? 11 पे गया। तो आप कहेंगे 5 का प्रतिबिंब कितना है? 11। तो आपने देखो GOF तुरंत निकाल दिया इस मैपिंग को देखते हुए। कोई बच्चा इस तरह से नहीं निकालना चाहे तो उसको दूसरा तरीका बता देते हैं। देखिएगा, देखिए GOF अपने प्रांत को डील करता है, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले 2 देंगे तो किस तरह बिहेवियर होगा? परिभाषा से जाएंगे, G of F2 बराबर G of F2। F2 की वैल्यू देखिए, F के अंदर 2 का प्रतिबिंब कितना है? 3। तो कितना आ जाएगा? 3। F2 का मतलब 2 का प्रतिबिंब। तो 2 का प्रतिबिंब कौन बन रहा है F के अंतर्गत? 3। तो यहाँ 3 आ गया। F2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3। अब G के अंतर्गत 3, G को 3 दिया तो 3 का प्रतिबिंब किसके अंतर्गत? G के अंतर्गत। G के अंदर चलते हैं, 3 का प्रतिबिंब कौन है? 7। वैल्यू आएगी 7। तो आपने देखा 2 GOF के अंतर्गत 2 का प्रतिबिंब सीधा कौन बन गया? आपका 7। तो आपने वही तो लिखा 2,7। दूसरा देखिए,
GOF को आप दे देते हैं अगला अवयव 3, तो 3 देंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, G of F3। बच्चों F3 की वैल्यू, F3 का मतलब F को 3 देते हो तो प्रतिबिंब क्या निकल कर आता है, F बताएगा। F को 3 प्रांत दिया तो 4 प्रतिबिंब बना, तो ये आपका हो गया आपका G और ये हो गया आपका कितना, 4। अब G को 4 दोगे तो क्या निकल कर आएगा, तो G में चलते हैं, ये रहा G आपका, G को 4 देते हो तो प्रतिबिंब कितना बन जाता है आपका, 7 बन जाता है। इसकी भी वैल्यू 7 आ जाएगी। तो आपने देखा कि 3 दोगे तो फाइनली क्या आंसर आया, 7। तो 3 का प्रतिबिंब 7 बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब 7 पहले ही निकाल चुके हो। इसी तरह बच्चे GOF क्या दे देंगे इस बार, अगला प्रांत में क्या है, 4 का प्रतिबिंब ढूंढने निकलेंगे तो 4 ब्रैकेट कितना, F4 और F4 की वैल्यू G of F4 की वैल्यू देखिएगा, F के अंतर्गत 4 देते हो तो क्या निकल कर आता है, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब G को 5 देते हो तो देखिए इसके अंदर G को 5 दिया तो कितना आया बच्चों का, 11 आया, तो ये इस तरह से 11 आ जाएगा। तो 4 का प्रतिबिंब GOF के अंतर्गत कितना बन गया, 11, जो आपके सामने। इसी प्रकार एक एलिमेंट और बच गया, उसको और निकालते हैं। देखिएगा क्या दिया आपने, 5 दिया किसको, GOF को, क्यों, उसके प्रांत में 5 है इसलिए देना पड़ेगा, इसका प्रतिबिंब ढूंढना पड़ेगा। कितना आएगा देखिए, G of F5, सबसे पहले 5 किसके पास जाएगा, फर्स्ट फंक्शन F के पास, और यहाँ जाएगा तो आप कहेंगे G F5 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, F5 की देखते हैं, F के अंतर्गत 5 का प्रतिबिंब 5 है तो आपका यहाँ 5 ही आ गया बच्चों। और G5 यानी कि G के अंतर्गत 5 का प्रतिबिंब कितना है, 11, तो बच्चों का फाइनली क्या आया, 11। तो 5 का प्रतिबिंब 11, ये देखिए 5 का प्रतिबिंब 11 आपने पहले से ही लिख रखा है। तो इस मैपिंग को देखकर भी बना सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फिर GOF में लिख देंगे कि 2 का प्रतिबिंब 7 ये कर्मित युग्म बता रहा है, 3 का प्रतिबिंब 7 ये कर्मित युग्म बता रहा है, और 4 का प्रतिबिंब 11 ये कर्मित युग्म बता रहा है, और 5 का प्रतिबिंब 11 ये कर्मित युग्म बता रहा है। इस प्रकार आप GOF ज्ञात कर लेंगे बच्चों। अगले उदाहरण पर चलते हैं, क्या कहता है, यदि कोई फलन f है, r से r में परिभाषित है, g कोई दूसरा फलन है वो भी r से r में परिभाषित है, fx बराबर cos x है तथा gx बराबर 3x स्क्वायर है, तो GOF और FOG ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि दोनों बराबर नहीं। हम दोनों ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो हम चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन को किया जाए। देखिएगा, देखिएगा हल, सबसे पहले fx कितना है, cos x, और gx कितना है, नियम रूप में 3x स्क्वायर। ठीक है, f कहाँ से कहाँ परिभाषित है, r से r में, ये क्वेश्चन में लिखना चाहिए। g का प्रांत क्या है, r, और सह प्रांत क्या है, r। अब अपन बात करना चाहते हैं GOF की, तो GOF की बात करें तो GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा। देखिए GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित होता है, देखिए संयुक्त फलन है, पहले ही बता चुका हूँ कि GOF का प्रांत प्रथम फलन के प्रांत के बराबर होगा। कौन है, f का प्रांत कितना है, r, देखिए ऊपर लिखा हुआ है f का प्रांत r, तो इसका प्रांत भी r। अच्छा, GOF का सह प्रांत, संयुक्त फलन है, GOF का सह प्रांत क्या होगा, द्वितीय फलन के सह प्रांत के बराबर। तो G का सह प्रांत कितना है, r, कहाँ से दिखाई देगा G का सह प्रांत, ये दिखाई दे रहा है, तो ये r से r में परिभाषित होगा। और FOG निकालेंगे, वो कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, तो देखिए प्रथम फलन कौन हो गया अब G, तो G का प्रांत कितना है, r, तो ये r से। द्वितीय फलन कौन हो गया इसमें, f के सह प्रांत तक, तो f का सह प्रांत कितना है, r, ये भी r से r में जाएगा और ये भी r से r में परिभाषित हो जाएगा। ज्ञात करते हैं GOF कितना है, GOF को x देते हैं तो बनता है परिभाषा से G of fx, और fx की वैल्यू बच्चे ऊपर से रख देंगे क्योंकि fx वैल्यू कितनी है, cos x, तो बच्चे यहाँ cos x रख देंगे। और cos x G को दे रहे हो
तो जी का बिहेवियर देखो, जी को x देते हो तो क्या बना देता है, एक्स स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई कर देता है। इसको अगर 3 दोगे तो क्या करेगा, 3 स्क्वायर बना देगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 देगा तो 5 दे दोगे जी को तो क्या करेगा, उसका बिहेवियर है 5 स्क्वायर बनाएगा, x की स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोस x दोगे तो क्या करेगा, कोस स्क्वायर x बनाएगा, क्यों वर्ग बनाता है और 3 से मल्टीप्लाई कर देता है। कहने का मतलब अगर यहाँ कंपेयर करें तो जी के अंदर cos x है और यहाँ क्या है x, तो सामने क्या आया 3x स्क्वायर, तो सामने 3 और x की जगह cos x आया तो सामने भी cos x का होल स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, GOF, और कहाँ से कहाँ परिभाषित है आप बता चुके हैं। ये बात बताना न भूलें क्वेश्चन में, क्योंकि कोई भी फलन लिखते हैं तो उसका प्रांत और सह प्रांत लिखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद FOG निकालेंगे तो f ऑफ GX हो गया बच्चों का। GX की वैल्यू आप ऊपर से लिख देंगे, आपने निकाल रखी है 3x स्क्वायर, तो यानी कि f ऑफ 3x स्क्वायर आपका हो जाता है बच्चों। 3x स्क्वायर किसको दे रहे हो आप, f को। अब f का काम क्या है देखते हैं, x देते हो cos लगा देता है, मतलब cos x फलन बना देता है cos का। तो यहाँ से कंपेयर करें, f के अंदर x दिया तो cos x बना, f को 3x स्क्वायर दिया तो क्या बनाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर होता तो आगे भी cos के आगे 3x स्क्वायर लग जाता, आपका हो जाएगा cos ऑफ 3x स्क्वायर। आप देख रहे हैं बच्चों, ये तो है 3 cos स्क्वायर x और ये कितना निकला cos 3x स्क्वायर। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं हैं, तो आप कह दोगे GOF जो है आपका वो बराबर नहीं है किसके, FOG के। और यही आपको सिद्ध करना था क्वेश्चन में, तो उदाहरण आप इस तरह से कर लेंगे बच्चों। अगला उदाहरण देखेंगे क्या कहता है। अगला उदाहरण कहता है, देखिए एक फलन f है जिसका नियम यह है कि 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन है। फलन का जो प्रांत है वो r - 7/5 है। ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। r में से 7/5 को क्यों निकाला गया है, क्योंकि x की जगह 7/5 रखोगे तो 5 से 5 कटेगा और 7 - 7 नीचे हर में क्या बन जाएगा 0, और हर में 0 बनेगा तो y का मान अनंत पे चला जाएगा, मतलब प्रतिबिंब अनंत बन जाएगा, जो कि अपरिभाषित है। इसलिए इस बिंदु को प्रांत में से निकालना ही जरूरी था, इसलिए निकाल दिया। तो r - 7/5 से r - 3/5 तक परिभाषित है। ये तो बच्चों का हो गया प्रांत और ये क्या हो गया आपका सह प्रांत। ठीक है, एक फलन gx है जिसको लिखा है 7x + 4 अपॉन 5x - 3 द्वारा परिभाषित किया है। इसका जो प्रांत है वो r - 3/5 है, तो ये तो बच्चों का प्रांत हो गया और ये क्या हो गया सह प्रांत हो गया बच्चों। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि FOG = आइडेंटिटी फंक्शन। बच्चों FOG निकालेंगे और सामने x आ जाता है तो FOG को x दोगे, सामने x मिल जाएगा, तो हमने गुणधर्मों में बात की थी, ऐसा फलन कौन सा फलन हो जाता है, तत्समक फलन। fx = x, तो GOF या FOG को x दो और सामने x मिल जाए तो कौन सा फलन आएगा, तत्समक फलन। उसी बात के लिए ये उदाहरण प्रस्तुत है आपके सामने। तो बच्चों देखिएगा FOG = आपको क्या निकल कर आएगा, FOG को x दोगे तो x ही निकल कर आ जाएगा। उस स्थिति में हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन लिख देंगे। और GOF को जब आप x दोगे तो सामने x आ जाएगा, इस कारण इसको भी तत्समक फलन कह देंगे। और तत्समक फलन किस पे होता है, अपने प्रांत पे। तो f प्रथम फलन का प्रांत क्या है, b, तो GOF का प्रांत भी क्या है, b, इसलिए अपने प्रांत b पर क्या हो गया, तत्समक फलन हो गया बच्चों। उसके बाद इस प्रकार है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसको x देते हो तो x मिल जाता है। वही बात, आइडेंटिटी फंक्शन कौन बना, FOG। क्यों बना, इसको x दिया तो सामने x आ गया, इसीलिए तो बना। यही तो बात समझा रहा है क्वेश्चन। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी कि a प्रांत के प्रत्येक बिंदु के लिए बात सत्य होगी। और आइडेंटिटी एट b को x दोगे, इस फंक्शन को, आइडेंटिटी फंक्शन को, तो सामने x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सभी x बिलोंग्स टू b के लिए। जहाँ
a बराबर ये दिया हुआ है आपको और b बराबर ये दिया हुआ है। तो देखिए कंपेयर कीजिए, आपका r-7/5 कहाँ है, ये तो आपका क्या हो गया, b हो गया बच्चों, और ये आपका हो गया a। अब इसी प्रकार यहाँ पर g में देखिए, ये आपका हो गया a और ये आपका हो गया b, नीचे आपको दिखाया गया है। अब क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा लिखते हैं अच्छे से, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे इन बातों को सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए a बराबर ये आपको दिया हुआ है, तो अपन f की बात कर लेते हैं। f को किससे किस में परिभाषित किया गया है, r-7/5 तो प्रांत बताया गया था आपको, और यहाँ से सह प्रांत बताया गया था r-3/5 f का। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैं इसी बात को इम्प्लाइज करके ऐसा लिख सकता हूँ कि जो f है इसको क्या बोला गया है आपको, b, और इसको a बताया गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये b से a में परिभाषित है। a की तो बात है बच्चों, b का मान आपका ये है और a का मान ये है, तो लिखने में थोड़ी सी सुविधा हुई, b से a लिख दिया। फिर हम कहते हैं कि g परिभाषित कर रहा है फंक्शन कहाँ, r-3/5 से कहाँ तक, r-7/5 तक ये कर रहा है। तो इस बात को इम्प्लाइज करके लिखेंगे कि g का जो प्रांत है वो a हो जाएगा और सह प्रांत क्या हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब f(x) की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। f(x) की वैल्यू आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बच्चों, कितनी है, देखिए आपके क्वेश्चन में f(x) की वैल्यू है 3x + 4 अपॉन 5x - 7 अपॉन 5x - 7। बच्चों gx की वैल्यू भी आपको यहाँ लिखनी चाहिए। नियम, gx का नियम देखिएगा बच्चों क्या है, आप फलन फंक्शन में gx का जो नियम है वो आपको दिया गया है 7x + 4 अपॉन 5x - 3। तो इसको लिख देंगे 7x + 4 5x - 3, 7x + 4 5x - 3, ये आपको दिया गया है। अब आपको कहा गया है कि FOG को x दोगे तो x मिल जाएगा, तो उसको आइडेंटिटी बदल देंगे, तो FOG निकाल लेते हैं और GOF निकाल देते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं FOG निकालते हैं। FOG कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, पहले इसकी बात होगी। FOG मतलब f और g का संयुक्त फलन। फर्स्ट फंक्शन कौन है, ये, और सेकंड फंक्शन कौन है, ये। तो बताइए संयुक्त फलन का प्रांत किसका प्रांत होता है, प्रथम फलन का प्रांत। प्रथम फलन कौन है आपका, g का प्रांत क्या है, देखिएगा g का प्रांत है a, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं लिखूंगा a से आपका क्या हो जाएगा, a ही परिभाषित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय फलन के सह प्रांत तक, और द्वितीय फलन कौन है f, इसका सह प्रांत कितना है a। ठीक है, दूसरा फंक्शन संयुक्त फलन GOF की बात कर लेते हैं। GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, ये लिखना होगा। संयुक्त फलन है प्रथम फलन f का प्रांत से द्वितीय फलन g के सह प्रांत तक। तो f का प्रांत कितना है, देखिएगा b, और g का सह प्रांत कितना है b, तो ये b से b में परिभाषित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं FOG निकालने की। तो FOG को क्या दे देंगे बच्चे, x दे देंगे बच्चों। अब x सबसे पहले g ऑपरेट करेगा तो f(gx) लिख देंगे, ये परिभाषा से आ गया है आपका। f लिख दिया बाहर, gx की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई, क्या लिख देंगे 7x + 4 अपॉन 5x - 3। अब इसको कौन ऑपरेट करेगा, f ऑपरेट करेगा। f ऑपरेट करेगा तो आप देखिए f का ऑपरेशन करने का तरीका क्या है। f का ऑपरेशन करने का तरीका ये है बच्चों कि जब f को आप देते हो x तो बनाता है उसको x 3 × x + 4 अपॉन 5x - 7। अब जब आप ये दोगे वैल्यू तब भी वो यही करेगा। और कैसे करेगा, यहाँ x की जगह क्या आ गया बच्चों, ये वैल्यू आ गई, तो सामने भी x की जगह ये वैल्यू, यानी कि 3 × 7x + 4 अपॉन 5x - 3 यहाँ पर आ जाना चाहिए। 3x की जगह ये आ गया, +4 है तो +4 लिख देंगे।
और जहाँ जहाँ x है ये वैल्यू आ जाएगी। नीचे 5 के गुणा में x है तो 5 के गुणा में कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों, ये वैल्यू, यानी कि 7x + 4 अपॉन 5x - 3, ये वैल्यू आपके 5 के मल्टीप्लाई में आ गई। 5x पूरा हो गया आपका, -7, तो आपको -7 लिखने की और ज़रूरत है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका निकल कर, बराबर एलसीएम लेंगे, 5x - 3 ऊपर एलसीएम लेंगे, 5x - 3 नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। 5x - 3 4 से गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 गुणा 7x + 4, और ये हो जाएगा +4 के गुणा में 5x - 3 आ जाएगा बच्चों। एलसीएम लेने की प्रक्रिया, एलसीएम से कट जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे समान एलसीएम लिया जा रहा है। 5 गुणा हो जाएगा 7x + 4, और एलसीएम लेने के कारण 5x - 3 7 से गुणा हो जाएगा, -7 गुणा 5x - 3। इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा बच्चों, 7 × 21 21x आ जाएगा, 4 × 12 तो ये 12 आ जाएगा, 4 × 5 20 तो प्लस कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा, और फिर 4 × 12 तो कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा बच्चों। अब ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35x, 5 को 4 से करेंगे आपका 20 आ गया, 7 को 5 से करेंगे -35x हो गया आपका, और फिर -7 को -3 से करेंगे तो प्लस का कितना हो गया बच्चों का 21 हो गया। अब आगे देखिएगा, ऊपर ये 21x और ये कितने हुए आपके 20x, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 21 और 20 मिलके 41x हो जाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा देखिएगा, नीचे ये वैल्यू 35x माइनस के 35x से कट जाएगी, 20 + 21 कितना हो जाएगा 41, और इक्वल टू 41 से 41 कट के x आ जाएगा बच्चों। तो ये चीज़ आपने देखी कि जब आपने FOG x निकाला तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, FOG को जब आपने x दिया तो आपको क्या मिल गया, x मिल गया। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा गुणधर्म क्या कहता है, हमारा गुणधर्म कहता है कि जो FOG है वो कहलाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। ये बात इम्प्लाइज करती है, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन किस पर कहलाएगा, अपने प्रांत पे। अब इसका प्रांत कौन सा है, किसका, FOG का। G का प्रांत क्या था आपने ऊपर लिखा है अभी अभी A, तो ये किस पर, A पर हो जाएगा। तो ये FOG निकाला, FOG में को x दिया तो सामने आपको x मिला, तो आपने अपने गुणधर्म से इम्प्लाइज कर दिया कि FOG एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिस किस पर, अपने प्रांत पर। और FOG का प्रांत आपने ऊपर पहले ही लिख रखा है, कितना है आपका, FOG का प्रांत है आपका A, और GOF का प्रांत क्या है आपका B, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन किस पर बन जाएगा, B पर। अगला करते हैं, देखिए और ऊपर करते हैं स्लाइड को, फिर अगला निकालते हैं। GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित है आपका, GOF F के B से B में परिभाषित हुआ था, आपने देखा था। और GOF को क्या दे रहे हैं आप, x दे रहे हैं, तो x दे रहे हैं तो सबसे पहले परिभाषा से G ऑफ fx हो जाएगा, मतलब x को ऑपरेट कौन करेगा, प्रथम फलन f ऑपरेट करेगा। अब G तो बाहर में है, fx की वैल्यू हम देख लेंगे, क्या लिखी हुई थी क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में लिखी हुई थी 3x + 4 अपॉन 5x - 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 4 5x - 7, आपकी fx की वैल्यू रख दी। अब fx को कौन ऑपरेट कर रहा है, G ऑपरेट कर रहा है, G ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा G की वैल्यू देखते हैं, gx कितना है, gx जो है आपका कितना दिया हुआ है, पीछे में देखिए क्वेश्चन में है 7x + 4 अपॉन 5x - 3, तो आपका हो गया 7x + 4 अपॉन 5x - 3, ये आपका gx है। ये ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए G
को जब x देते हो तो वो 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 बना देता है। लेकिन यहाँ पर आप g को क्या दे रहे हो, ये वैल्यू दे रहे हो, तो आगे x की जगह ये वैल्यू चली जाएगी। तो 7 इंटू एक्स है, तो देखिएगा 7 इंटू क्या बनेगा, 7 इंटू एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ गया, देखो कंपेयर करें तो ये वैल्यू, तो लिख देंगे 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ये दे देंगे। और 7x की जगह ये लिख दिया, प्लस में क्या है 4, तो लिख दिया प्लस 4। नीचे में देखिएगा 5x, तो 5 के मल्टीप्लाई में x आ गया, तो 5 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाना चाहिए, x की जगह जो वैल्यू है वो आ जानी चाहिए। हो जाएगा 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। अच्छा, 5x के बाद में 3 माइनस हो रहा है तो माइनस 3 कर देंगे, ये भी वैल्यू आपकी x ही आएगी। अभी आप देखेंगे, देखिए बच्चों एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस 7 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 3x प्लस 4 प्लस 4 5x माइनस 7 आपका ये हो जाता है। नीचे में क्या हो जाएगा 5 इंटू 3x प्लस 4 और माइनस 3 इंटू 5x माइनस 7, ये आपका आ जाता है। इसको सॉल्व आउट करते हैं तो देखिए 7 3 जा कितने होते हैं 21x आपका ऊपर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा। 7 इंटू 4 इंटू 5 कितने बन जाएंगे 20x बन जाएंगे, और 4 इंटू 7 कितने बन जाएंगे माइनस 28 बन जाएंगे। नीचे में देखते हैं 5 इंटू 3 15x बन जाएंगे, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा आपका, माइनस 3 इंटू 5x कितना हो जाएगा माइनस 15x हो जाएगा, एंड 3 इंटू 7 बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का साइन हो गया, और आपका कितना आ गया 21। आप आगे देखते हैं बच्चों कि 21x और 20x कैंसिल आउट होके कितना बन जाएगा 41x बन जाएगा आपका 41x, और 28 से कैंसिल हो जाएगा। नीचे में देखेंगे आप 15x से कैंसिल हो जाएगा, 20 और 21 कितने बन जाएंगे बच्चों के 41। फाइनली आपके पास क्या आ जाता है बच्चों x 41 से 41 कैंसिल हो गए। तो आपने यहाँ पर भी देखा बच्चों कि GOF को आपने x दिया तो आपको क्या मिल गया, x मिल गया। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम इसको लिख देंगे कि जब हमें GOF को क्या दिया, आपने x दिया, GOF को x दिया तो क्या आ गया, ये इम्प्लाइज करता है कि GOF जो है आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन किस पर है, अपने डोमेन पे है, प्रांत पे है। प्रांत यानी कि GOF का प्रांत, और GOF का प्रांत प्रथम फलन f के प्रांत के बराबर ही होता है। ऊपर आपने लिख भी रखा है GOF का प्रांत कितना है आपका b, तो ये क्या हो जाएगा GOF इक्वल टू IB। यही क्वेश्चन आपसे चाहता था, सिद्ध करवाना चाहता था, आपने इसको कर दिया। तो ये उदाहरण इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। अगला उदाहरण देखेंगे क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि यदि f a से b कोई फलन परिभाषित है तथा g b से c में परिभाषित है, ये एक एक ही हैं, तो GOF a to c भी एक एक ही है। बिल्कुल सिद्ध कर देंगे बच्चों। दो फलन, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम एक उदाहरण ले लें, उदाहरण लेके भी बता सकते हैं और थ्योरेटिकल रूप से भी कर सकते हैं। तो उदाहरण लेके देखिएगा, माना a बराबर एक समुच्चय मान लीजिए जिसमें बिंदु ले लीजिए 1 2 और 3। b बराबर कोई दूसरा समुच्चय ले लीजिए 4 5 और 6, और c बराबर ले लीजिए एक तीसरा समुच्चय जिसमें कि आप ले लें 7 8 9 और 10, ऐसा कुछ ले लीजिए। ठीक है, अब कहेंगे एक फलन f a से b में परिभाषित किया गया है तथा एक फलन g b से c में परिभाषित किया गया है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, GOF परिभाषित हो जाएगा। क्यों, प्रथम फलन का जो सह प्रांत है द्वितीय फलन के प्रांत के बराबर हो जाएगा। तो GOF की बात हो रही है, तो GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित हो जाएगा, A से C में परिभाषित हो गया। और जहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि जो f बराबर है कि 1 का प्रतिबिंब, f के बराबर 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 5 और
3 का प्रतिबिंब क्या है 6 है। इस तरह से परिभाषित कर दिया। जी में आप कर दीजिए परिभाषित कैसे, 4 का प्रतिबिंब 7 ले लीजिए और 5 का प्रतिबिंब 8 ले लीजिए और 6 का प्रतिबिंब क्या ले लीजिए 9 ले लीजिए। कुछ इस तरह से परिभाषित कर दिया हमने। अब हम निकालेंगे GOF। तो GOF निकालना आपको सिखाया ही था बच्चों। GOF निकालना कैसे निकालते हैं देखिएगा। GOF का प्रांत क्या है, देखिए A है, A के बिंदुओं को ऑपरेट करेगा। इसका बाद में आपको मैपिंग भी दिखा देंगे। अभी देखिए किस तरह से करेंगे। 1 2 3 को ऑपरेट करेगा कौन, GOF को 1 दोगे तो 1 दोगे तो 1 सबसे पहले F के पास जाएगा, तो F के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब कौन बनेगा। देखिए 1 का प्रतिबिंब GOF के अंतर्गत निकालते, 1 का प्रतिबिंब 4 और फिर 4 G के पास जाएगा तो 7 प्रतिबिंब आ गया 4 का। तो फाइनली 1 का प्रतिबिंब कितना हो जाता है 7। फिर प्रांत के अवयव, GOF का प्रांत A है तो A में दूसरा अवयव 2 है। GOF को 2 देंगे तो सबसे पहले F के अंतर्गत 2 का प्रतिबिंब कौन 5, तो हम कहेंगे 2 का प्रतिबिंब यहाँ कितना बनेगा। देखिए 2 का प्रतिबिंब 5 और G के अंतर्गत 5 का प्रतिबिंब 8, तो फाइनली आपको यहाँ क्या मिल जाता है 8 मिल जाता है बच्चों। और फिर हम देखें कि 3 देंगे अगर प्रांत के बिंदु को GOF को, तो 3 सबसे पहले F के पास जाएगा। F में 3 का प्रतिबिंब कौन है 6, फिर 6 किस में लेके जाओ G में लेके जाओ, G में 6 गया तो प्रतिबिंब कौन निकला 9, तो आप कहेंगे 3 का प्रतिबिंब फाइनली 9 मिल गया किसके अंतर्गत GOF के अंतर्गत। अब देखिए खुद ही देख लीजिए फलन F एक ही था, क्यों था, किस तरह से देख सकते हैं फलन को लिखे हुए। द्वितीय क्रमित युग्म के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। पहले क्रमित युग्म में रिपीट अवयव कितना है 4, दूसरे क्रमित युग्म में दूसरा अवयव 5 और तीसरे में कितना अवयव है 6। क्या ये रिपीट होए, कभी भी नहीं हो पाए, इसलिए फलन F एक ही है। दूसरी बात G एक ही है, क्यों, दूसरा अवयव देखो 7 8 और 9 कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब G भी एक ही है। तो F एक ही था और G एक ही था, तो GOF निकाला तो देखिए 7 8 और 9 दूसरे अवयव बन रहे हैं, ये भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया एक ही। एक तो आप इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। इसकी मैपिंग आप देखना चाहें तो मैपिंग कुछ इस तरह से बन जाएगी बच्चों। देखिए आपका A, आपका B और आपका C। A में 1 2 3 लिए आपने, इसमें 4 5 6 लिए, इसमें 7 8 9 आपने अवयव लिए और एक 10 भी ले लिया, ठीक है। F का यहाँ से यहाँ 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ दिखाई दे रहा है। 1 to 1 मैपिंग चल रही है, भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है। F एक ही है, ठीक। दूसरा फलन G किस तरह मैपिंग है, 4 की 7 के साथ, 5 की 8 के साथ, 6 की 9 के साथ, ये भी एक ही है। तो देखिए आपने A से C में क्या परिभाषित किया GOF, तो देखिए GOF में 1 की मैपिंग किस पे जा रही है सीधी 7 पे, 4 से होती हुई 7 पे, 2 की 5 से होती हुई 8 पे, 3 की 6 से होती हुई 9 पे, यानी 1 का प्रतिबिंब 7, 2 का प्रतिबिंब 8 और 3 का प्रतिबिंब 9। बच्चों प्रांत GOF का क्या हो गया A और सह प्रांत क्या हो गया C। आप देख रहे हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत में भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हैं, इसलिए फलन क्या है आपका एक ही है। तो F एक ही है तो हम सिद्ध कर चुके हैं, F एक ही हो, G एक ही हो, तो आपका GOF भी क्या हो जाता है एक ही, जो कि आपसे क्वेश्चन चाहता था। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका ये है कि अपन सैद्धांतिक रूप से भी ये बात कर सकते हैं कि A से B, B से C हो तो GOF A से C भी एक ही है। इस बात को सैद्धांतिक रूप से कैसे दिखाएंगे वो आपके लिए एक नई स्लाइड लेके हम बात कर लेते हैं। देखिए हल क्या कहता है, आपको GOF को क्या साबित करना है एक ही। अगर किसी भी फलन को एक ही सिद्ध करना होता है तो दो अवयवों के प्रतिबिंब जो हैं, दो अवयवों के जो प्रतिबिंब हैं हम उनको समान मानकर चलते हैं और उन अवयवों को समान दिखा दें तो फलन क्या हो जाता है एक ही। डेफिनेशन पे चलें तो आपको याद है आपने किया था fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज कर दे x1 इक्वल टू x2, तो क्या हो जाता है फलन एक ही हो जाता है। यही किया था।
तो बच्चों आपको बताना है GOF को एक एक की, तो मैं क्या कहूँगा, GOF x1 इक्वल टू GOF x2 मैं लेकर चलूँ और इम्प्लाइज कर दूँ x1 इक्वल टू x2, तो बताइए क्या हो जाएगा, GOF एक एक की हो जाएगा। यहाँ से इम्प्लाइज होगा GOF एक एक की है। तो आप समझ गए बच्चों, आपको ये चीज़ दिखानी है GOF को एक एक की बताने के लिए। क्वेश्चन में कहा गया है F और G एक एक की हैं। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सबसे पहले कि हमारा GOF कहाँ से कहाँ डिफाइन है, A से C में डिफाइन है। तब हम करेंगे माना GOF x1 इक्वल टू GOF x2 for all x1 x2 belongs to A। क्यों, प्रांत के अवयव x1 x2 किसके होते हैं, प्रांत के अवयव होते हैं, तो A के अवयव हैं x1 x2 और उनके प्रतिबिंब क्या है, समान मान लिए GOF के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत बात हो रही है, F को एक एक ही बताने के लिए था, लेकिन हमको किसको बताना है, GOF को एक एक ही सिद्ध करना है, इसलिए हमने ऐसा माना। इम्प्लाइज दैट बच्चों इसकी वैल्यू परिभाषा से होती है G of F x1 और इसकी हो जाएगी G of F x2, जैसा कि आप समझते हैं। अब बताइए, आप खुद ही बता रहे हैं कि F और G दोनों एक एक ही हैं, तो इस तरह से देखिए, F बाहर है फलन, x1 का फलन लिया गया है, ये x2 का फलन लिया गया है, तो अंदर वाले बिंदु बराबर हो जाएं तब एक एक ही होगा ना F। तो यहाँ पर भी बच्चे वही बात है, G के अंदर कौन है ये, और G के अंदर किसको दे रहे हो, fx2 को, तो आप कहेंगे ना अगर fx1 बराबर क्या हो जाए fx2 तो G एक एक ही है और G को एक एक ही क्वेश्चन में बताया गया है, तो इसीलिए तो हम ऐसा लिख पाए क्योंकि G एक एक ही है, ऐसा आप कह देंगे। फिर आगे चलेंगे, इम्प्लाइज दैट, देखिए इम्प्लाइज दैट, अब चूंकि F भी एक एक की क्वेश्चन में बताया गया है, तो F एक एक की है, तो हम कह देंगे x1 इक्वल टू x2। क्यों कह देंगे, क्योंकि F जो है एक एक ही है। अगर F एक एक की है तो x1 उसके अंदर जो लिखा हुआ है x1 और x2 वो उसका जो प्रांत है वो भी बराबर होना चाहिए। तो x1 x2 प्रांत ही तो है F के, और यहाँ पर G एक एक ही था, तो G का प्रांत इधर क्या था, fx1, और G को क्या दे रहे हो, fx2, तो प्रांत हो गया ना, तो उनके ये प्रांत भी क्या है, बराबर हैं, क्योंकि G एक एक ही है, तो फिर x1 x2 भी क्या होने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, क्योंकि F एक एक ही है। तो आप लेकर क्या चले थे, आप लेके चले थे GOF x1 बराबर GOF x2, आपने दिखा क्या दिया, x1 इक्वल टू x2। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आप इसको लेकर ये दिखा देते हैं, तो यही तो हमें दिखाना था कि GOF x1 बराबर GOF x2 अगर हम लेके चलें और x1 बराबर x2 सिद्ध कर दें, तो हम कह देंगे कि फलन GOF जो संयुक्त फलन है वो क्या है, एक एक ही है। तो इस तरह से भी आप इस उदाहरण को कर सकते हैं बच्चों। अगला उदाहरण क्या कहता है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि F A से B में तथा G B से C में आच्छादक है तो GOF A से C भी आच्छादक होगा। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक उदाहरण ले लीजिए या फिर आप क्या थ्योरेटिकल रूप से भी बता सकते हैं। दोनों ही तरीके से देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। आपको F को तथा G को दोनों को आच्छादक लेना है, तो 1 2 3 और 4 5 6, तो कुछ इस तरह का उदाहरण हम ले सकते हैं। बताइए, ये A है, ये B है और ये F है, तो F क्या हो गया, आच्छादक हो गया। क्यों, क्योंकि B के हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। और मैं इस तरह से यहाँ ले लूँ कि 7 और 9 दो अवयव ले लूँ और ये इस तरह की मैपिंग कर दूँ और ये C ले लूँ और इस फलन को G बोल दूँ, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों ये भी आच्छादक हो गया। कौन सा फलन, G फलन। क्यों, क्योंकि G कहाँ से कहाँ परिभाषित है, B से C में। सहप्रांत कौन हो गया, G का C, और C के हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैसे कि एफ आच्छादक है, जी आच्छादक है, तो GOF A से C में जो परिभाषित होगा वो भी निश्चित रूप से क्या होगा, आच्छादक। ये कहाँ से कहाँ, A से C में परिभाषित होगा, इसका संयुक्त फलन GOF। कैसे, देखिए F को मैं लिखूं क्रमित युग्मों में, तो F को क्रमित युग्मों में लिखूं तो क्या आएगा, F को क्रमित युग्मों में लिखूं तो 1,4, 1 का 4 के साथ, 2 का आपका किसके साथ हो गया, 5 के साथ, और फिर 3 का किसके साथ हो गया, 6 के साथ। F आपका ये क्रमित युग्मों के रूप में लिखा जाएगा। और अगर अपन G को लिखें तो G किस तरह से आएगा, देखिएगा, G को क्रमित युग्मों के रूप में लिखें बच्चों तो 4 का प्रतिबिंब कोण बन रहा है 7 और 5 का प्रतिबिंब कोण बन रहा है 9G के अंतर्गत, और फिर आपका 6 का प्रतिबिंब कोण बन रहा है 9 बन रहा है। तो आपने देखा कि G भी क्या है, आच्छादक है। अब आप GOF को लिखना चाहें तो GOF को लिखना पहले ही कई क्वेश्चनों में अपन सीख चुके हैं बच्चों। देखिए G के प्रांत कौन है, 1 2 3, और सह प्रांत कौन है, 7 और 9। 1 की मैपिंग 4 पे, 4 की 7 पे, तो 1 का सीधा प्रतिबिंब कौन बन गया, GOF के अंतर्गत, यहाँ से यहाँ 1 सीधा जुड़ गया 7 से, तो आप कहेंगे 1 का प्रतिबिंब 7 है। और दूसरा देखिए 2 का प्रतिबिंब कौन बना, 9, 2 5 के पास गया, 5 की मैपिंग 9 पे गई, तो 2 का प्रतिबिंब कौन बन गया, आपका 9 बन गया। 3 का प्रतिबिंब कौन बन गया, 9 बन गया। बताओ बच्चों GOF का परिसर, GOF का परिसर कितना होगा। क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव परिसर होते हैं तो 7 और 9 होगा, 7 और 9 होगा, और 7 और 9 होगा परिसर, तो इसका सह प्रांत C कितना था, 7 और 9 ही था, किसका, GOF का, जो किसके बराबर हो गया, सह प्रांत के। किसके सह प्रांत के, GOF के सह प्रांत के। तो GOF का परिसर GOF के सह प्रांत के बराबर हो गया, तो फलन क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। तो आप कहते हैं कि F तथा G दो फलन इस तरह से लिए आपने, F और G, तो इनके लिए संयुक्त फलन GOF भी क्या हो गया, आच्छादक। क्यों हो गया, क्योंकि F भी आच्छादक था और G भी आच्छादक था। तो हमने सिद्ध कर दिया कि दो फलनों F तथा G का संयुक्त फलन कौन, GOF भी आच्छादक होगा। तो इस तरह से उदाहरण लेके आप सरलता से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।